नमस्ते एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे रास बिहारी बोस व सुभाष चंद्र बोस के बारे में। कल हमने लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पढ़ा था और अब आप नाम से देख सकते हो रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। तो बोस बोस दोनों में है ना। तो ये जो हैं बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, बंगाल की तरफ से। ठीक है, ज़्यादातर वहीं की कास्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा आप्ते हो गए या तिलक हो गए, तो ये महाराष्ट्र साइड के होते हैं, है ना। एक सेकेंड, हाँ, तो ये महाराष्ट्र साइड के होते हैं। और जो बोस है जैसे रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, तो हम थोड़ा सा इनको रिलेट कर सकते हैं दैट दे आर फ्रॉम द बंगाल साइड। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर यानी कि जो जीके वाला पार्ट है वो कंप्लीट चैनल पर अपलोडेड है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQs लगा सकते हैं, MCQs लगा सकते हैं, आपके क्वेश्चंस ज़रूर हो जाएंगे। चलिए, तो अब हम रास बिहारी बोस के बारे में पढ़ें। तो कलकत्ता हुगली में इनका जन्म होता है 1886 में, यानी कि 1885 में क्या बनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1886 के अंदर अगले साल ही इनका जन्म हो जाता है। पिता का नाम विनोद बिहारी, नाम में देखो बिहारी है और इनके नाम में भी बिहारी है, यानी कि जो पिता के नाम का जो पार्ट है या जो पिता का नाम है वो इन्होंने अपने नाम में यूज़ किया हुआ है, यानी कि इनके माँ बाप ने ही इनका नाम रखा होगा ऑब्वियसली। माता का नाम भुवनेश्वरी, भा से आप याद रख सकते हो। उच्च शिक्षा यानी कि जो हायर एजुकेशन थी रास बिहारी बोस की, वो जर्मनी और फ्रांस से हुई। फिर 1985 के अंदर जब 1905 के अंदर जब बंगाल विभाजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं, मीन्स ही वॉज नॉट हैप्पी। तो अखुश तो हो ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी गतिविधियां भी होंगी जिनकी वजह से आज हम इनको पढ़ते भी हैं। 1906 में देहरादून की वन अनुसंधानशाला में भी कार्य किया और उनका संपर्क बहुत से क्रांतिकारियों से वहाँ पर हुआ। ठीक है, तो देहरादून की जो वन अनुसंधान शाला है, ये वहाँ पर जाएंगे, कुछ कार्य करेंगे, एंड देन ही विल गेट इन टच विद सम रिवॉल्यूशनरीज एज वेल। हॉर्डिंग बम ब्लास्ट, रास बिहारी बोस, हॉर्डिंग बम ब्लास्ट। जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लेकर जा रहे थे, पहले राजधानी कलकत्ता थी, फिर जब दिल्ली लेकर जा रहे थे, तो चांदनी चौक में गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के जुलूस पर गया, मतलब बम फेंका गया, और इस रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बम फेंका गया और इस मुकदमे में 4 लोगों को फांसी की सज़ा भी हुई। ठीक है, एक वो थे जो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। उन्होंने जो बम फेंका था वो पार्लियामेंट में फेंका था ताकि जो बहरे लोग हैं वो बात को सुने, और बेसिकली फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और हार्डिंग बम ब्लास्ट क्या है, जो रास बिहारी बोस हैं वो क्या करेंगे, जब कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल जा रही थी, तो वो जो गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जो उनका जुलूस जा रहा था, वो उसके ऊपर बम फेंक देते हैं और फिर 4 लोगों पर मुकदमा चलेगा और फिर उनको फांसी भी लगेगी। तो हॉर्डिंग को आपको किससे याद रखना है, रास बिहारी बोस से। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे याद कर लेना कि जो रास बिहारी है ना, जो रास बिहारी हैं, अब देखो ये एक और तरीका भी, आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। जो रास बिहारी बोस है बेसिकली इज फ्रॉम कलकत्ता, है ना। अभी हमने देखा कलकत्ता बोस कलकत्ता से रिलेटेड है। तो कलकत्ता से जब दिल्ली शिफ्ट हो रही है कैपिटल, तो कौन कर रहे हैं, तो चांदनी चौक में, दिल्ली के अंदर ये चांदनी चौक, तो गवर्नर जनरल जो होते हैं वो उनका जुलूस निकल रहा होता है और रास बिहारी बोस उनके ऊपर बम फेंक देते हैं। ठीक है, उनके नेतृत्व में बम फेंक दिया जाता है। अब 4 लोगों को फांसी होगी। ठीक है, एक तो देखो अवध बिहारी, क्या क्या नाम है देखिए, एक है अवध बिहारी, बाल मुकुंद, अमीर चंद और बसंत कुमार। ठीक है, 3 ब से आप याद करो। देखो रास बिहारी बोस जो है उनके नेतृत्व में बम फेंका जाएगा लॉर्ड हार्डिंग पर, जो कि जुलूस निकाल रहे थे, दिल्ली के गवर्नर जनरल थे। और ब से, बिहारी से ही आप याद रख लो, बिहारी में ब आता है, ब से 3 वर्ड्स हैं, बसंत कुमार है, बाल मुकुंद है, अवध बिहारी है। बिहारी रास बिहारी से याद रहेंगे। अब ये सब अमीर से चिढ़ते थे, है ना, ऐसे आप याद रख लो कि इनको प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिशर्स जो है वो अपने आप को अमीर करे जा रहे हैं, तो अमीर चंद। तो रास बिहारी में क्या है, बिहारी है, बिहारी का आप ब लो, बा से बाल मुकुंद बनाओ, बा से बसंत कुमार बनाओ। और ये सब क्यों बम फेंकना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा अमीर बन रहे थे, याद रह जाएगा। अब बात करते हैं 1915 की। 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, यानी कि विद वेपन्स हम जो है वो क्रांति करेंगे, लेकिन यह योजना विफल हो गई, यानी कि पास नहीं हो पाई। 1915 के बाद रास बिहारी बोस P.N. टैगोर के नाम से, इसका मुझे थोड़ा फुल फॉर्म याद नहीं है, देखना पड़ेगा ये मुझे।
पीएन, कल की वीडियो के अंदर मैं आपको बताती हूँ, पीएन टैगोर के नाम से 1915 में जापान चले गए और वहाँ एक से विवाह करके उनको जापानी लड़की तोशिका जापानी नागरिकता मिल गई, है ना, क्योंकि रास बिहारी बोस हैं, जापान जाते हैं और फिर वहाँ पे एक लड़की से शादी कर लेते हैं और फिर इनको जापान की जो नागरिकता है वो मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है रास बिहारी बोस को। ऐसे याद रख लो कि इनको रास नहीं आए इंडिया तो ये जापान चले गए, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए, और फिर वहाँ पे इनको नागरिकता मिल जाएगी। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग टोक्यो में स्थापना की, ठीक है, टोक्यो इज इन जापान, तो जापान के अंदर जो टोक्यो है वहाँ पे अब गए हैं, जापान गए हैं तो कुछ तो करेंगे ना, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ की, टोक्यो के अंदर की। 1942 में लीग का दूसरा सम्मेलन बैंकॉक में हुआ और निर्णय लिया गया कि आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की कमान जो होगी वो सुभाष बाबू को दी जाएगी। तो रास बिहारी बोस बाहर जाकर भी उनको संतुष्टि नहीं थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो इंडिया के लिए कुछ करना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि जो अध्यक्षता है वो किसको दी जाए, कमान जो है वो किसको दी जाए, सुभाष चंद्र बोस को दी जाए। 1942 की बात चल रही है, यानी कि जब अपने ये क्विट इंडिया मूवमेंट की बात है। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद सिंह फौज की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी। ऐसे आप याद कर लो कि रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों एक ही जगह से थे, बेसिकली दोनों के पीछे बोस आता है, तो उन्होंने सोचा कि अब जो भी कुछ होगा वो मेरे बाद कौन करेगा, सुभाष चंद्र बोस ही करेगा। मृत्यु 1945 जापान में होगी। समाचार पत्र न्यू एशिया, देखो एशिया के अंदर इंडिया आता है, एशिया में जापान आता है, तो आप ऐसे याद रख लो, इन्होंने नए एशिया के अंदर क्या ढूंढा, जापान जो है वो इन्होंने न्यू एशिया की तरह से रिलेट किया, ऐसे आप याद रख सकते हो। एशिया वासियों के लिए है, यूरोपियंस के लिए नहीं है। जापानी सरकार ने इन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार दिया, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। तो ये थे रास बिहारी बोस। मेजरली एक तो आपको इनका बम कांड याद रखना है, बम फेंकेंगे ये जब कलकत्ता से दिल्ली, फिर ये जापान चले जाएंगे, वहाँ की नागरिकता लेंगे, और क्योंकि वहाँ चले गए हैं तो वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करेंगे और साथ में सदस्यता मिल जाएगी, तो ये सुभाष चंद्र बोस को एक तरीके से सब कुछ सौंप देंगे, चाहे आज़ाद हिंद फौज हो या चाहे इंडियन नेशनल आर्मी हो। और क्योंकि ये अब इन्होंने न्यू एशिया के अंदर एक नई जगह ढूंढ ली है जापान, तो न्यू एशिया इनका समाचार पत्र है और एशिया वासियों के लिए है। तो अब जापान सरकार भी इनके लिए कुछ करेगी और इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन प्रदान कर देगी। तो ये थे रास बिहारी बोस, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिया करो, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं, एक सेकेंड। चलिए तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस, इनका जो जन्म है वो बंगाल में ना होके कटक उड़ीसा के अंदर होता है ना, बंगाल उड़ीसा पास ही पड़ता है, पहले बंगाल बिहार उड़ीसा सब एक ही था। पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती बोस, है ना। पिता का नाम भी आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा जानकी प्रभा सुभाष चंद्र बोस। आइए देखते हैं 1920 से 30 तक इन्होंने क्या किया। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि जो यूपीएससी होता है उसका पेपर दिया। उस टाइम पे यूपीएससी नहीं बोला जाता था, और परीक्षा उत्तीर्ण की, मीन्स पास हुए, चौथा स्थान प्राप्त किया, ठीक है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 4th। लेकिन 1921 में ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विसेज का मतलब है कि इंडिया के लिए नहीं काम करना है, ब्रिटिशर्स के लिए काम करना है, और ये क्रांतिकारी हैं, ये क्यों ब्रिटिशर्स के लिए काम करेंगे। तो 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बात चल रही है। महात्मा गांधी ने CR दास, चित्तरंजन दास के सानिध्य में काम करने का निर्देश दिया इनको कि आप CR दास और मोतीलाल नेहरू का हमने कल पढ़े भी थे, उनसे रिलेटेड एक दो बातें। तो CR दास के सानिध्य में काम करने का निर्देश दिया महात्मा गांधी ने इनको। 1923 में CR दास जब कलकत्ता, आप ऐसे याद रख लो, CR दास इज ऑल्सो रिलेटेड, हमारे 10th के अंदर एक सर होते थे दास सर, मैथ्स पढ़ाते थे वो हमें, तो वो बंगाल से ही थे, ठीक है। तो जो दास होते हैं वो बेसिकली उस साइड के ही हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा साइड की। तो जब CR दास जब कलकत्ता के महापौर बने तो सुभाष बाबू, उधर बाबू ही बोलते हैं, है ना, सुभाष बाबू मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया, ठीक है। इनको मीन्स अधिकारी नियुक्त किया किसने, CR दास ने। चित्तरंजन दास ने भी सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया। भाई कोई पेपर क्लियर किया है तो कुछ तो पोस्ट मिलेगी ना। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और क्या कहते हैं, CR दास इनको, चित्तरंजन दास इनको अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि चित्तरंजन दास इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट एरिया। तो वो इनको कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर रहे हैं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, बट ये संतुष्ट नहीं है, ठीक है, वो भी आएगा ही। तो 1925 में 27वें, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, 1925 में 27वें मांडले म्यांमार में ये नज़रबंद रहे। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन के समय बोस एवं जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर ली, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट स्वराज की डिमांड किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने। तो से सुभाष चंद्र बोस, से स्वराज, और जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हमने पढ़ा ही था, इसीलिए लाहौर सेशन के अंदर वो बोलते भी हैं और इसीलिए स्वराज डे भी मनाया जाता है और 26 जनवरी को ही हम इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं। 1900, अच्छा, ये म्यांमार के अंदर नज़रबंद रहे थे, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के निर्माण में सुभाष बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इनको कहा गया था, ये बोल रहे थे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, हमें ब्रिटिशर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रिटिशर्स इनको कहते हैं कि अच्छा आप ज़रा बना के दिखाइए, तो वो नेहरू रिपोर्ट बना देते हैं और नेहरू रिपोर्ट के अंदर सुभाष बाबू भी बहुत हेल्प करते हैं। 1930 में कलकत्ता नगर निगम के महापौर निर्वाचित किए गए, वही महापौर जो चित्तरंजन दास थे, जो कि इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करते हैं, अब ये खुद ही उसके महापौर बन चुके हैं। 1931 से 1940, तो 1931 से 36 तक यूरोप प्रवास, 38-39 में कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता, वही त्रिपुरा और हरिपुरा वाला सेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में भी रहा था महात्मा गांधी के साथ। 1933 से 36 यूरोप प्रवास, अब हम यूरोप प्रवास देखते हैं, फिर कांग्रेस के अधिवेशन देखेंगे। 33 से 36 यूरोप प्रवास, इटली के मुसोलिनी से भी मिले, आयरलैंड के नेता डी प्लेरी से भी इन्होंने संपर्क में आया, ऑस्ट्रियन महिला एमिली सेंकल से प्रेम विवाह और उनकी पुत्री भी हुई, जिनका जन्म अनीता बोस था। तो ये इनका जो 33 से 36 है, तो ये बेसिकली यूरोप चले जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। पहले इटली के मुसोलिनी से मिलेंगे, फिर आयरलैंड के पैलेडी से मिलेंगे, फिर एमिली सेंकल से शादी भी करेंगे और इनकी पुत्री भी होगी जिसका नाम होगा अनीता बोस। तो 3 आपको नेम ध्यान रखने हैं, मुसोलिनी, पैलेडी और एमिली, ठीक है। कौन कौन बताए? मुसोलिनी, पैलेडी और एमिली, ठीक है। 3 है, मुसोलिनी, पैलेडी, एमिली। किससे रिलेटेड है? सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हैं। अब आ जाते हैं हम, ये इनका यूरोप प्रवास था, अब हम आ जाते हैं 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर। अध्यक्ष इसके बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस ने योजना समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक योजना समिति, प्लानिंग, जो आप बाद में प्लानिंग कमीशन बना, नीति आयोग है, तो उस टाइम पे योजना समिति बनी जो प्लानिंग वगैरह करेंगे, और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में प्रजामंडल को अपना समर्थन इन्होंने दिया था। इस अधिवेशन में बोस के निर्देशन में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में विज्ञान परिषद का गठन किया गया। तो व से विज्ञान और व से विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में विज्ञान परिषद का गठन जो होगा वो किया जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन के टाइम की बात चल रही है। फिर बात करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन की, अभी रिवाइज भी मैं आपको कराऊंगी। त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को हराया, वही पटाभी सीतारामैया जो कि महात्मा गांधी जिनको सपोर्ट कर रहे थे, महात्मा गांधी वो सपोर्टिंग हिम, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उनको हरा देते हैं और कार्यकारी, और इसी की वजह से फिर ये देखते हैं कि हाँ, और फिर ये मतलब रिज़ाइन भी करेंगे। कार्यकारी समिति के सदस्यों की नियुक्ति लेकर वाद विवाद हो गया तथा सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर ये यहाँ से चले जाएंगे और 3 मई 1939 को ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पहले हम रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी लेंदी है सुभाष चंद्र बोस। तो एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस, पिता का नाम जानकीनाथ, माता का नाम प्रभावती, है ना, जानकी प्रभा, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर आ जाते हैं 20 से 30 तक इन्होंने क्या क्या किया। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ICS 1920 के अंदर परीक्षा वो जो होगी वो पास करेंगे। फिर CR दास के साथ काम करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी कहेंगे, तो CR दास इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर देंगे और कॉलेज का प्रिंसिपल भी बना देंगे। 5 साल ये सब हो गया। 25 में ये म्यांमार चले जाते हैं। 1928 के अंदर ये बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, और फिर पूर्ण स्वराज के लिए जो नेहरू रिपोर्ट बनती है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं।
फिर बात करते हैं 1900, फिर ये खुद कलकत्ता नगर निगम के महापौर नियुक्त हो गए, 1930 की बात है। फिर ये भी हो गया है ना, 20 में इन्होंने पेपर क्लियर किया, 25 में ये थोड़े से अधिवेशन के अंदर आने लग गए, यानी कि महापौर नियुक्त हो गए। फिर 33 से 36 सोचेंगे लेट्स गो आउटसाइड, तो यूरोप चले जाएंगे। मुसोलिनी, पैलेरी और एमिली, एमिली से शादी करेंगे, पैलेरी से संपर्क में आएंगे और मुसोलिनी से भी मिलेंगे। फिर वापस इंडिया आएंगे और हरिपुरा का अधिवेशन होगा। हरिपुरा के अधिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जवाहरलाल नेहरू उनके साथ हैं, जो कि अध्यक्ष भी हैं योजना समिति के। प्रजामंडल का ये समर्थन करेंगे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में विज्ञान परिषद का गठन होगा। 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन होगा तो महात्मा गांधी के साथ इनके थोड़े से इशू हो जाएंगे। महात्मा गांधी वो सपोर्टिंग पटाभी सीतारमैया, और ये खुद हो रहे थे, मतलब कि खुद इलेक्ट होना चाहते थे उसके लिए, क्या कहते हैं, समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसके लिए, और इनको ज़्यादा वोट्स मिलती हैं। लेकिन ये देखते हैं कि सब लोग नाराज़ हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 3 मई 1939, 3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, 3 मई 1939 को ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देंगे। तो ये हो गया इनका 1939 तक। अब आ जाते हैं 40 से 45 क्या कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। 40 से 45 क्या कर रहे हैं 40 में, अब ये वहाँ से जा चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो चुकी है। 1940 में हॉलवेल स्टैचू हटाने के लिए आंदोलन किया गया और बोस को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया। हॉलवेल एक स्टैचू होता है, उसको हटाने के लिए आंदोलन करते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और नज़रबंद कर लिया जाता है। अब देखो ये वहाँ से कहाँ कहाँ जाएंगे। कलकत्ता से फिर ये जाएंगे, काबुल भाग जाएंगे, मॉस्को, बर्लिन, जापान, सिंगापुर, ठीक है, इन सब जगह जाते हैं। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। कलकत्ता में एक मौलवी के देश में गोमे पहुंचे और गोमे में वे एक बीमा एजेंट के रूप में, कि मैं बीमा कराता हूँ, पेशावर पहुंचे। पेशावर से जियाउद्दीन पठान के नाम काबुल पहुंचे और काबुल से ऑरलैंडो में सोहा नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस पहुंचे। तो देख रहे हो आप ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, है ना, क्योंकि विश्व युद्ध हो चुका है। तो कलकत्ता में पहुंचेंगे, गोमे पहुंचेंगे और एक बीमा एजेंट के रूप में वहाँ पे काम करेंगे। फिर वहाँ से जियाउद्दीन पठान के नाम से काबुल पहुंचेंगे, क्योंकि काबुल जाना है तो थोड़ा सा मुस्लिम नेम लेंगे। और फिर ऑरलैंडो के से सोहा नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस पहुंचेंगे। और जर्मनी ने 1941 में जर्मनी ने जो रूस था उस पर आक्रमण कर दिया, तो ये रूस छोड़कर बर्लिन चले जाएंगे, ठीक है। तो ये गए तो थे, रूस गए तो थे, लेकिन जर्मनी वहाँ पे आक्रमण कर देगा, तो फिर वहाँ से कहाँ जाए, तो बर्लिन चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, कलकत्ता से काबुल, काबुल से मॉस्को, मॉस्को से बर्लिन, और फिर बर्लिन से अब जाएंगे जापान और सिंगापुर। अब अगर हम जर्मनी की बात करें, बर्लिन ये चले जा चुके हैं। हिटलर से मुलाकात की इन्होंने, है ना, सुभाष चंद्र बोस मेट हिटलर। नेताजी की उपाधि दी गई इनको भारतीयों द्वारा, फ्री इंडिया सेंटर। अब ही वांट्स टू फ्रीली मूव एवरीवेयर, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि फ्री इंडिया सेंटर। नेताजी तो इनको बोलते थे, और हिटलर से कौन मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा दिया। सुभाष जर्मनी में यू बोट के द्वारा जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिलते हैं, ठीक है, तोजो से मिलते हैं। नाम एक ही जगह है, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी याद करने में। और सुभाष चंद्र बोस ही हैं जो कि घूम रहे हैं, क्योंकि रास बिहारी बोस तो सिर्फ वहीं पे गए थे ना, जापान में, और ज़्यादा तो कहीं गए नहीं थे। लेकिन ये तो जर्मनी भी जा रहे हैं, बर्लिन भी जा रहे हैं, मॉस्को भी जा रहे हैं। अब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की। तो तोजो से ही मिले थे। आज़ाद हिंद फौज क्या थी, बेसिकली ब्रिटेन वर्सेस जापान चल रहा था, है ना, बी अगेंस्ट जे, ब्रिटेन वर्सेस जापान। ब्रिटेन, भारतीय सैनिक तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ता था, मजबूरी होती थी। 1941 में 15 दिसंबर को कैप्टन मोहन सिंह के उस पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होगी। वही आज़ाद हिंद फौज जिसके बारे में, जिसकी जो कमान है वो रास बिहारी बोस किसको देके जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। 1942 में टोक्यो, रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सम्मेलन होगा बैंकॉक में, और लीग व आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया गया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की जो कमान थी वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई, मतलब अब यही उसको संभालेंगे। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया और आईएनए की डिवीज़न बनाई गई, जैसे कि सुभाष ब्रिगेड, शाहनवाज खान, गांधी ब्रिगेड, अलग अलग ब्रिगेड्स बनाए गए। सुभाष का बनाया गया शाहनवाज को, तो स
गांधी जी का दयाल सिंह ढिल्लो को, है ना। तो आप गांधी जी बड़े ढीले थे, ऐसे आप याद कर सकते हो कि बहुत टाइम लग गया हमें आज़ादी लेने में, क्योंकि वो जैसे कोई वायलेंस करता था तो थोड़े ढीले पड़ जाते थे, तो ढिल्लो। आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, झांसी ब्रिगेड, लक्ष्मी सहगल झांसी ब्रिगेड। प्रतीक चित्र था बाघ, सुभाष चंद्र बोस का प्रतीक चित्र क्या था? बाघ। आदर्श वाक्य एकता, वफादारी व बलिदान। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना की। प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे इसके आज़ाद हिंद फौज के। मोहन सिंह ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी, फिर रास बिहारी बोस इनको बेसिकली सौंप कर जाएंगे, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। 9 राष्ट्रों ने अस्थायी मान्यता इनको प्राप्त की जहाँ जहाँ ये गए थे या जहाँ से भी इनका थोड़ा बहुत रिलेशन था, जैसे कि जर्मनी, जापान, इटली, आयरलैंड, कोरिया, जापान, थाईलैंड, बर्मा, फिलीपींस, ठीक है। तो ये आप थोड़ा बहुत याद करके कर लेना, लर्न करना थोड़ा। जर्मनी, जापान तो याद रहेगा ही। आयरलैंड थोड़ा ऑरलैंडो से याद कर लेना। आयरलैंड है, थाईलैंड है, एक जैसे हैं। कोरिया, चीन ऊपर जापान के पास ही पड़ते हैं। इधर बर्मा और फिलीपींस हो गए। इस अस्थायी सरकार में मंत्री कौन कौन बनाए गए? तो वित्त मंत्री थे HC चटर्जी, प्रचार मंत्री MA अय्यर, ठीक है। इनके एक्चुअली पूरे नाम जो है ना वो मैं आज पहले प्रॉपर नोट डाउन करके फिर आपको कल प्रॉपर तरीके से बताती हूँ। वित्त मंत्री HC चटर्जी, प्रचार मंत्री MA अय्यर। क्योंकि देखो फुल फॉर्म्स तो मैं भी भूल जाती हूँ, ऐसा नहीं है, और जब पढ़ लेते हैं तो याद आ जाती है, और जब नहीं पढ़ते तो फिर याद नहीं रहती है। तो फिर मेरा तो देखो काम याद करना का कम ही रहता है, आपको लेकिन याद होनी चाहिए। और कल मैंने आपको ये भी पूछा था कि आप ये बताइए कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आर्य समाज का, तो किसी ने बताया नहीं, है ना। आप नहीं बताओगे, नहीं याद करोगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ तो इसको ज़्यादा ये नहीं लेना है कि भाई मैडम को तो पता ही नहीं है। तो बहुत कुछ होता है हिस्ट्री के अंदर याद करने का, पॉलिटी के अंदर भी बहुत कुछ है याद करने का। तो कॉन्सेप्ट समझाना टीचर का काम होता है ना। टीचर को सारे नाम याद हो ये ज़रूरी नहीं है, वो काम बच्चों का ही होता है। तो मैंने तो यही जाना है, बल्कि हाँ हमें भी पता तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है HC चटर्जी और MA अय्यर का पूरा नाम क्या है। तो मैं देखूँगी, है ना, हम देखेंगे और फिर आपको बताएंगे। चलिए, महिलाओं की मंत्री कौन थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन। 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप को जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। तो इसका जो नाम होगा, तो इसका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रख देंगे, ठीक है। जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप को जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया, जापानी सेना ने, है ना, जापान क्योंकि अगेंस्ट ब्रिटिश था। फिर 1940 में कोहिमा पर तिरंगा झंडा जो है ये फहरा देंगे, परंतु इम्फॉल पर अधिकार नहीं कर सकेंगे और आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ेगा। तो वहाँ से इनका फॉल शुरू हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज को, ऐसे आप याद कर सकते हो। मृत्यु, अच्छा 1944 और रह गया। तो रेडियो से पहली बार ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो शब्द है वो देंगे और अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। 1945 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ताइवान के ताइको हवाई अड्डे पर हवाई दुर्घटना से मृत्यु हो गई, ऐसा बताया जाता है। इनकी पुस्तक याद रखनी है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्ट्रगल, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में गए, स्ट्रगल किया। आत्मकथा स्प्रिंगिंग टाइगर, जो स्प्रिंग मीन्स इधर उधर है ना, तो स्प्रिंगिंग टाइगर। आत्मकथा का शीर्षक ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन पिलग्रिम, ठीक है। तो पिलग्रिम क्या होते हैं? कहीं कहीं घूमते रहते हैं, तो ये भी कहीं कहीं घूम रहे थे। नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू ने कहा भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको राष्ट्रनायक बताया है। तो ये अपने सुभाष चंद्र बोस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कल हम 1857 की क्रांति करेंगे, फिर एक टॉपिक महात्मा गांधी वाला और रहेगा जो कि 2 वीडियोज़ में आएगा। कल 1857, विदिन 3 डेज आपका इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। Till then, don't forget to like, share and subscribe. And if you have any doubt, then you can write down in the comment section. एजुकेशन मैनेजमेंट पे पूरा काम चल रहा है। आज नहीं होगी तो 3 दिन के बाद आपको एजुकेशन मैनेजमेंट की वीडियोस भी रेगुलर बेसिस पे मिलने लग जाएंगी। थैंक यू।